देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया नेचर ऑफ लाइट के बारे में, और इसके बाद आपको मैंने समझाया वेव फ्रंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, और हमने हॉगन्स प्रिंसिपल और उसके अजम्पशन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हमें समझना है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं उन्हें प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। तो बहुत आसान टॉपिक है, इसको स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी को पता है, पहले आपको रिवाइज कर देता हूं मैं। सभी को मालूम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो मान लो हमारे पास ये कोई भी सरफेस है और लाइट अगर सरफेस पर इंसिडेंट हुआ किसी भी एक पॉइंट पर, और लाइट यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइट इंसिडेंट हुआ और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर सरफेस पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ आपसे ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पे बना के दिखा देता हूं आपको। तो मान लो ये कोई भी सरफेस है और लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, और इस पे ड्रॉ कर देंगे अपन नॉर्मल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल। तो ये क्या है बताइए, इंसिडेंट रे। चलो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये बताइए क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मुझे यही प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होते हैं, और फिर बाद में हम प्रूव कर देंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। चलिए ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर मैंने एक सरफेस ले लिया है, ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है। आपको क्या करना है, यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करना है। अब ध्यान से समझिए आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी लाइट है, इस तरीके से इंसिडेंट हुआ। पैरेलल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। चलो फिर से ट्राई करेंगे, लग तो नहीं रहा, मान ले एक बार और ट्राई करते हैं। अब आपको बनाना पड़ेगा, अब नहीं बनाऊंगा मैं। तो ये देखिए क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। यहां पर मैंने एक्सट्रीम वाली रे को ड्रॉ कर दिया, बीच में आपको और भी रेस मिलेंगी। तो ये हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि सरफेस पे फॉल हुआ है। ओके, अब यहां पर जो इंसिडेंट हुआ था ये वाला रे, ये यहां से इस तरीके से देखो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये वाला जो रे था वो इस पॉइंट पर इंसिडेंस हुआ है, तो ये यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट याद रखना कि जो बीम ऑफ लाइट था वो पैरेलल इंसिडेंट हुआ था, तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से इनको रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमारा काम ये है कि ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और मुझे यहां पे ड्रॉ करना है। चलिए क्या ड्रॉ करना है बताइए, इसको मैं फिर से बनाता हूं, मेरे को ठीक नहीं लगा ये डायग्राम।
कुछ और अच्छा बनाते हैं, चलो ऐसा बनाते हैं। ओके, अब ठीक लगा। तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मुझे यहां पर वेवफ्रंट बनाना है। वेवफ्रंट आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए जो वेवफ्रंट होता है वो कैसा होता है, प्लेन वेवफ्रंट बनता है। तो ये मेरे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और इसका जो वेवफ्रंट मैं बनाऊंगा वो प्लेन वेवफ्रंट होगा। तो प्लेन वेवफ्रंट होता है और आपको मालूम है कि वेवफ्रंट परपेंडिकुलर होता है रे ऑफ लाइट पर। तो मैंने यहां पर रे ऑफ लाइट पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो मुझे बताइए क्या मिल जाएगा, वेवफ्रंट मिल जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? सभी को मालूम है कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। तो जो रे ऑफ लाइट है वो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे जो वेव फ्रंट बनाएंगे वो यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर? ओके। और ये इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। पूरा लिखूं, शॉर्ट में लिख दूं? चलो शॉर्ट में लिख दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये जो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास है, ये पॉइंट जो हमारे पास है, मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा एक और वेव फ्रंट। मुझे यहां पे वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो आप सभी को मालूम है वेव फ्रंट क्या होता है, रे ऑफ लाइट पे परपेंडिकुलर होता है। तो मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। चलिए, लग रहा है परपेंडिकुलर? ओके। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताइए, वेव फ्रंट हो जाएगा। और ये रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट को बताइए आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसको हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट नाम दे दिया, बिकॉज वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट है पैरेलल, इस पे ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर, तो ये आपको मिल जाएगा वेव फ्रंट। ओके। अच्छा, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, और इसको मैंने सी मान लिया और इसे मैंने डी मान लिया। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये मीडियम तो एक ही है, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुआ था उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे मैं v मान लेता हूं, कि मान लो लाइट की स्पीड कितनी है, v है। तो मेरे को एक बात बताइए कि ये दोनों रे जो हैं एक साथ आ रहे थे, आते आते देखो हुआ ये कि ये वाला जो रे था वो यहां पे इंसिडेंट हो गया, लेकिन ये वाला रे अभी कहीं पे इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो जब ये वाला रे यहां पे पहुंचेगा, ये वाला तो यहीं पर है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये अभी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा, ये आगे जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, कहां से, सी से बी तक पहुंचेगा, और बी तक पहुंचने के बाद रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब ये वाला रे सी से बी तक पहुंचेगा, तब तक ये वाला रे ए से डी तक पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें। जितने टाइम में दोनों साथ में आ रहे थे, जितने टाइम में ये रे सी से बी तक पहुंचा, क्या उतने ही टाइम पर ये वाला रे ए से डी तक पहुंच जाएगा। डायग्राम में थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरा, बट आप ये समझना कि ये डिस्टेंस सी से बी तक का डिस्टेंस और ए से डी तक का डिस्टेंस बराबर होगा। ऐसा क्यों? कि मान लो कि टी टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंचा, तो उसी टी टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। कितने टाइम में बताइए? टी टाइम में। तो टी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो मान लो इसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, तो ये यहां से यहां तक भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x। अब डायग्राम में मेरा थोड़ा ऐसा बन गया कि वो आपको डिस्टेंस कम लग रहा है, ये वाला ज्यादा लग रहा है। आप प्रॉपर डायग्राम बनाएं, ये गैप इनका बराबर रखें, यहाँ पे गैप जितना है उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए ठीक है, वो आप करेक्ट कर लेना डायग्राम। तो मैं यही बोलना चाह रहा था, ये बात क्लियर कर लो आप। यही इस पूरे डेरिवेशन का प्रूफ का लॉजिक था कि इसको जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा, सॉरी टी टाइम में यहां से यहां तक में ये पहुंच जाएगा, तो टी टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा आपका वी टी के इक्वल, यानी कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वी टी।
तो इसको आप चाहो तो x ना लिख कर क्या लिख सकते हैं, vt लिख सकते हैं। तो इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, vt। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर ट्रेवल होगा और ये यहां तक पहुंच जाएगा। चलिए यहां तक की कहानी समझ आई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना है नॉर्मल। इस पॉइंट पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और इस वाले पॉइंट पर भी हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। चलिए अब मेरे को ये बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बताइए क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई लिख सकता हूं। ओके, अब ध्यान से देखिए, डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया मेरा, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई ये एंगल यहां से यहां तक का 90 है, यहां से यहां तक का एंगल 90। इस 90 एंगल में से आई को हटा दें तो क्या ये वाला एंगल मिल जाएगा, इतना एंगल मिल जाएगा। और इस एंगल को मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस आई। इस 90 एंगल में से आई को हटा देंगे, कितना बचेगा, 90 माइनस आई। ओके, अब मुझे एक बात और बताना कि जो नॉर्मल है वो सरफेस पर एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इस नॉर्मल का सरफेस से एंगल कितना है, 90। अब इस 90 एंगल में से अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्या मुझे ये एंगल मिलेगा, बिल्कुल। तो 90 में से कितना माइनस करना है, 90 माइनस आई। और 90 में से माइनस करोगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस का आई, तो ये कट जाएगा और आई के इक्वल आएगा। कौन सा एंगल, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है AC, तो AC का एंगल सरफेस से, तो ये वाला एंगल हमें कितना मिलेगा बताइए, तो ये एंगल आपको आई के इक्वल मिल जाएगा। आई मतलब, आई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर एक बात समझ में आई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमने क्या डेफिनेशन देखा था कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक और डेफिनेशन है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट यानी कि AC, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट का सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा इसको भी हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसका, इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम आपको इस तरफ करना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि R। तो ये वाला एंगल R है। अब मुझे ये बताओ कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और 90 में से R को हटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। और इस एंगल को मैं बोलूंगा 90 माइनस R। कितना लिखेंगे, 90 माइनस R। अब फिर से वही बात कि भाई नॉर्मल का सरफेस से एंगल तो 90 होता है, नॉर्मल का सरफेस से एंगल 90, और इस 90 में से अगर ये छोटा सा एंगल जो था 90 माइनस R, इसको अगर हटा दें अपन तो इधर वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। बट करना क्या पड़ेगा आपको, 90 में से माइनस करना पड़ेगा 90 माइनस R। ब्रैकेट ओपन करोगे पहले की तरह, 90 में से, इस 90 में से 90 माइनस R को हटा दिया तो ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 90 प्लस R, तो ये कट जाएगा और आपको ये वाला एंगल R मिल जाएगा। चलिए ये बात समझ में आई। ये R का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें डेफिनेशन क्या पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो इनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक नई डेफिनेशन है कि ये BD क्या था, BD था आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, R के इक्वल है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो इसकी एक और डेफिनेशन है कि द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप बता देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस के बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो बस ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया है कैसे हुआ। अब ये थोड़ा सा थ्योरी इसमें लिखोगे, थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, तो यहाँ पे आप ऐसा माने, थ्योरी में आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो AC होता है, AC क्या है, इनके बारे में आपको बताना है कि AC क्या है। तो AC है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, बस यही आपको लिखना है डायग्राम से देखकर। और BD क्या है देखो आपके लिए, तो BD है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इसमें AB क्या है, तो AB है सरफेस, जहां पे लाइट को हमने फॉल किया था। पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस पे फॉल हुआ है, सरफेस AB पर फॉल हुआ था। और इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, इसमें I हमने क्या माना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और R का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसमें जो V है, V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो भी आपने मीडियम लिया हो उसमें स्पीड है। तो ये थ्योरी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ज़्यादा थ्योरी मैं नहीं करवाऊंगा, जरूरत नहीं है उसकी। अब आपका काम है, डायग्राम मैंने बनाना सिखा दिया, डायग्राम कैसे बनाएंगे देख लो एक बार फिर से, कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हमने सरफेस AB पर फॉल किया और ये यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ, और इंसिडेंट पॉइंट पर हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट को ड्रॉ किया, जो कि प्लेन वेव फ्रंट आएगा क्योंकि लाइट रेज पैरेलल है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो ये बन जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहाँ पे बनाएंगे अपन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। और रे ऑफ लाइट को जैसे यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में ये लाइट रे यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, यानी कि दोनों का टाइम बराबर है और स्पीड सेम है, क्योंकि आपका मीडियम तो एक ही है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो VT और इसका भी VT, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। हाँ, अगर मीडियम अलग अलग होते तो स्पीड अलग अलग हो जाती, जो कि हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। चलिए, अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए आपको ये दो ट्रायंगल देखने हैं। कौन कौन से ट्रायंगल देखना है, तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल है ACB, तो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल है वो है BDA, इन ट्रायंगल BDA, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट करना है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रेंट करना है। पढ़ा है कॉन्ग्रेंसी आपने, तो हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है। तो बताइए कैसे कॉन्ग्रेंट करें। तो ACB ट्रायंगल में आपको पता है कि C पे एंगल 90 और BDA ट्रायंगल में D पर 90। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों के एंगल इक्वल हैं। लिख पाओगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो इसके आगे की बात करते हैं। आपको पता है कि यहां पे जो डिस्टेंस है BC का वो कितना है, VT, और ये जो डिस्टेंस है AD वो भी कितना है, VT, दोनों साइड इक्वल है। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूं, AB को इक्वल कर देता हूं, क्योंकि AB दोनों में कॉमन है। तो AB देखो इस ट्रायंगल में भी आएगा ACB में, और BDA में भी आपको AB मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AB, तो ये कैसी साइड है, कॉमन, तो ये कॉमन साइड है। और फिर आपको पता है कि इस लाइट को यहां से कितना डिस्टेंस लगा, VT, और इसका डिस्टेंस कितना है, VT, तो लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू AD, तो BC इक्वल्स टू AD जो कि VT के इक्वल है। तो आप देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ACB, कॉन्ग्रेंसी आपको आनी चाहिए, ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BDA। अच्छा, कौन सा क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि RHS। राइट एंगल लिया, फिर हमने हाइपोटेनियस लिया,
और फिर हमने एक साइड ले ली। साइड कौन सी ली यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल का VT और इस ट्रायंगल का AD। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इससे दोनों ट्रायंगल हमें मिल जाएंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या CPCT से आप ऐसा कर सकते हैं कि एंगल I और एंगल R इक्वल हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो VT और ये भी VT, तो यहाँ पे BC और AD इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। तो BD के सामने कौन सा है, I, और VC के सामने क्या है, I, और यहाँ पर AD के सामने क्या है, R। या सिंपल आप लिख दो कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे CPCT से। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने एक लॉ इसका प्रूफ कर दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब हमको प्रूफ करना है सेकंड लॉ। इसमें बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है बट आसान है, आप समझें। देखिए इसके लिए मैं एक पेपर का यूज करता हूं। चलिए बुक का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई भी एक बुक है, ये फिजिक्स है क्लास 12th SL अरोरा। अब देखिए मैं बात करूंगा पहले सरफेस की, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन, यही प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, आप ये देखो कि आपको इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर में कुछ है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में देखें इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर में है कुछ, बिल्कुल है। तो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर में है इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे क्या है, परपेंडिकुलर में है। ओके, अच्छा रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर में है कुछ, रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर में है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देखिए ये है परपेंडिकुलर। अच्छा नॉर्मल के परपेंडिकुलर में क्या है भाई, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो वो किस पर परपेंडिकुलर है, सरफेस पर। तो जो सरफेस होगा वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल पे। तो हमें इन तीनों के परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। कौन कौन से, इसका परपेंडिकुलर इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसका परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और इसका परपेंडिकुलर सरफेस। ओके, अब मैं तीनों बात करूंगा परपेंडिकुलर्स की। सरफेस कैसा होगा जरा एज्यूम करो, देखो सरफेस कुछ ऐसा होगा। डायग्राम में जो लाइन बनाई है, लाइन का मतलब ये है, ये कोई सरफेस होगा। क्लियर? अच्छा अब इस सरफेस पर जो लाइट आपने ड्रॉ किया है यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल की बात करते हैं, ये सरफेस है वो ऐसा होगा। नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है यानी कि इस टाइप का होगा। ओके, अब बात करेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो सरफेस इस टाइप से परपेंडिकुलर आएगा। ये सरफेस किस पे परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको स्टार्टिंग में, मैं लिंक जोड़ रहा हूं सभी का। मैंने आपसे बोला कि आप इन तीनों के ढूंढ लो परपेंडिकुलर्स। तो इसका हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसका हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और इसका हो गया सरफेस। अब मेरे को ये बताना सरफेस ऐसा बना होगा और ये जो सरफेस है वो किस पे परपेंडिकुलर है, बोर्ड पर। ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ना, इस बोर्ड पर कौन परपेंडिकुलर है, सरफेस। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट यानी कि AC, ये कुछ ऐसा होगा, वेव फ्रंट ऐसा ही होगा ना, लाइट रेस फॉलो करेंगी इस तरीके से। तो इन सभी पे आपको एक प्लेन बनाना है, प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कैसा होगा, इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर। देख लें, तो आपका सरफेस भी बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है किस पर, बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, देखें। और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो भी बोर्ड पर परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा, ये प्लेन है और ये किस टाइप का प्लेन है, इस टाइप का, जो कि लाइट रेस के परपेंडिकुलर हो। तो ये बनेगा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सरफेस, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। ये तीनों क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड पे परपेंडिकुलर है। और आप बनाओगे नोटबुक पर तो आप लिखेंगे प्लेन ऑफ पेपर। आपके पेपर पे परपेंडिकुलर होगा और मेरे बोर्ड पर परपेंडिकुलर है।
तो मेरे को ये पता है कि मेरा सरफेस, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। ये तीनों परपेंडिकुलर है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन सरफेस से। तो आपका सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर था और जो नॉर्मल है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो आपने देखा कि आपका जो सरफेस है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है और आपका जो नॉर्मल था वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये नॉर्मल वापस से कहां चला गया, किसके प्लेन में चला गया, प्लेन ऑफ बोर्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ। सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल वापस से कहां पहुंचा, प्लेन के अंदर पहुंचा। अब ये प्लेन यहां मानोगे, यहां मानोगे, यहां मानोगे, वो अलग बात है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस बोर्ड को उठा के अपन आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लेन तो वही रहेगा ना। ये प्लेन कौन सा है, ये वही प्लेन है आपका बोर्ड वाला। इसको यहां रखो या थोड़ा आगे शिफ्ट करो या आगे शिफ्ट करो, ऐसे आपका ये परपेंडिकुलर है यहां पर। तो ये परपेंडिकुलर कौन से प्लेन में आया, इसी बोर्ड के प्लेन में आया। इसी टाइप से देखो, ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और ये जो इंसिडेंट रे है वो इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। तो वापस से देखो, इंसिडेंट रे कहां पे जाएगा, प्लेन ऑफ बोर्ड में चला जाएगा। इंसिडेंट रे कहां पहुंचा बताइए, प्लेन ऑफ बोर्ड में, क्योंकि नॉर्मल भी किस में था, प्लेन ऑफ बोर्ड में था, और इंसिडेंट रे भी किस में, प्लेन ऑफ बोर्ड में। अब ये देखो, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बोर्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हुआ, इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में आ गया। तो पहले आपने ड्रॉ किया बोर्ड का परपेंडिकुलर और फिर आपने उस पर ड्रॉ कर दिया फिर से परपेंडिकुलर, तो वापस से देखो रिफ्लेक्टेड रे कहां पहुंच गई, बोर्ड में। आया कुछ समझ में। तो आपका इंसिडेंट रे कहां पहुंचा, बोर्ड वाले प्लेन में, रिफ्लेक्टेड रे भी कहां पहुंचा, बोर्ड वाले प्लेन में, और जो नॉर्मल था वो भी कहां पहुंचा, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो क्या ये सभी एक ही प्लेन में है, कौन से वाले प्लेन में, प्लेन ऑफ बोर्ड में। ये समझने में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं है। आपको फिर से बता देता हूं मैं कि ये आपका नॉर्मल सरफेस है और सरफेस का नॉर्मल कहां पहुंचा, इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड। ये आपका वेव फ्रंट है, तो इंसिडेंट रे भी कहां पहुंचा, प्लेन ऑफ बोर्ड में। ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहां पहुंचा, इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन, और वो कौन सा प्लेन, इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड में पहुंच जाएंगे। अब इसी को लिखना कैसे है वो समझ रहे हैं आप। यही लॉ आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ तो मैंने प्रूव कर दिया है इसमें। अब सेकंड लॉ में हमें क्या लिखना है, तो आपको ये बताना है, इन तीनों के परपेंडिकुलर बात करेंगे पहले, यानी कि तीनों का पहला कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर, बताइए, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट, शॉर्ट में लिख दूं इसको मैं, आप फुल लिख लेना। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और तीसरा क्या है, नॉर्मल, नहीं सॉरी नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो वो है, नॉर्मल का परपेंडिकुलर क्या है, सरफेस। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर हैं ये तीनों, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। ये तीनों प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये तीनों प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर रेस्पेक्टिवली perpendicular
टू। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों किसके परपेंडिकुलर है रेस्पेक्टिवली? तो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है इंसिडेंट वेव फ्रंट के, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का, एंड जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के। ये तीनों रेस्पेक्टिवली किसके परपेंडिकुलर हैं? तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट वेव फ्रंट से, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का, और नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है। यानी कि ये तीनों चीजें पहले बोर्ड के परपेंडिकुलर थी, फिर आपने इन तीनों पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो वापस से कहां पहुंच गए? वो बोर्ड के अंदर आ गए, सरफेस। सो इतना लिखने के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं, जगह कम बची है, कहां लिखें बताओ? इसको यहां लिख देते हैं, बाद में आप नोट कर लेना। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane, all lies in the same plane। देखें, तो कुछ आया समझ में? इसमें इंपॉर्टेंट था ये डायग्राम बनाना, ये सब आप लिख लोगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फिर मुझे ये बात समझाना था, तो मैंने आपको ये बता दिया पहले कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इन तीनों के परपेंडिकुलर थे। तो आप वापस से ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर कहाँ पहुंच जाएंगे? प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर चले जाएंगे तीनों चीजें। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और अब हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन में ये वाला जो लॉ है, एक लॉ ऐसा ही चलेगा जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। तो वहां पर आपको रिफ्लेक्टेड नहीं करना है, उसमें क्या करना है? रिफ्रैक्टेड करना है। तो ये वाला लॉ मैं फिर से नहीं करवाऊंगा, आपको सेम टू सेम कॉपी करना है उस वाले में, इसलिए अभी बता देता हूँ, रफ करूंगा कुछ टाइम बाद में। तो वहां पर आपको सेम टू सेम लिखना है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, कौन सा वाला? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम कॉपी करेंगे आप, रिफ्लेक्टेड की जगह क्या कर देंगे? रिफ्रैक्टेड कर देंगे बस। तो सेकंड वाला वैसा ही हो जाएगा। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं, तो इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा टॉपिक है, अभी कंप्लीट करते हैं। तो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हमें प्रूफ करना है, वो भी कौन सी थ्योरी से? वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी की हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे हम। तो इसमें भी देखिए डायग्राम इंपोर्टेंट है। तो हमारे पास एक बाउंड्री है टू मीडियम का, इसमें हम दो मीडियम ले रहे हैं, एक मीडियम 1 और दूसरा मीडियम 2। ये जो मीडियम है इसमें स्पीड ऑफ लाइट को v1 मान लिया, और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को हमने v2 मान लिया। अब लाइट जो है एंटर होगा वन मीडियम टू अनदर, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि लाइट रेस जो फॉल हुआ है वो किस टाइप का है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल हुआ।
चलिए, तो ये देखिए क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट कर दिया। और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पे आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नॉर्मल। नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा बताइए, लग रहा है सभी को नॉर्मल? ओके, ये जो पॉइंट है इस पर भी हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। देख लो एक बार, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट जब दूसरे मीडियम में आएगा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करेगा, लाइट ऐसा नहीं जाएगा और ये बेंड हो जाएगा। अब बेंड होता है दो टाइप से, टुवर्ड्स दी नॉर्मल या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। मैं मान लेता हूं कि लाइट जो है एंटर होता है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो बेंडिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो लाइट इस तरीके से बेंड हो जाएगा। अब ये भी देखो, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, बट लाइट ने अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं किया है और लाइट बेंड हुआ है। और बेंडिंग किस तरह से हुआ है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो लेकिन इस तरीके से ड्रॉ करें आप यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कि जो कि आपस में पैरेलल हो, तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। और ये बताइए कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैंने बी मान लिया, इसको हटा दें, जरूरत नहीं है, इसको हमने बी मान लिया। ए भी हमारे पास एक यहां हो जाएगा। अब इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो बाद में लिखेंगे इसको, पहले मुझे ड्रॉ करना है इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट रे के लिए बनाइए आप परपेंडिकुलर। चलो लग रहा है परपेंडिकुलर, तो ये बताइए क्या बन गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। रिफ्लेक्टेड रे पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। चलो नहीं लग रहा, चलो कोशिश करते हैं, बन जाएगा। तो ये देखिए, तो ये हुआ परपेंडिकुलर किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए, रिफ्रैक्टेड रे के लिए, सॉरी। तो रिफ्रैक्टेड रे पे आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये बन गया आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हो गया यहां पे इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो जाएगा हमारे लिए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसके क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब मैं फिर से वही बात करने जा रहा हूं जो कि मैंने पहले किया था, कि बताओ बच्चों ये एंगल 90 है, यहां से यहां तक का एंगल 90 में से आई को हटा दें तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस आई। ओके, अब सुनो, ये नॉर्मल था, नॉर्मल का एंगल तो 90 डिग्री होता है सरफेस से। अब इस 90 डिग्री में से अगर ये 90 माइनस आई को हटा दें तो कितना बचता है, आई, पहले भी आई आया था। ओके, इसी टाइप से देखो, ये आर है और ये नॉर्मल है तो एंगल 90 बनाएगा। इस 90 में से आर को हटा दोगे तो ये कितना बचेगा बताइए, 90 माइनस आर। ओके, ये एंगल तो 90 है। ये जो ट्रायंगल है उसमें वन एंगल 90 है, तो अदर टू एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 90। और इस 90 में से अगर 90 माइनस आर को हटा दें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। और बताओ ये एंगल कितना होगा, तो क्या ये एंगल आर हो जाएगा। ओके, तो फिर से वही बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में एंगल। अच्छा, और ये जो आर है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो नया कुछ नहीं था।
अब मेरे को ट्रायंगल मिल गया, एक ट्रायंगल को हम यहाँ पे नाम देते हैं सी, इस पॉइंट को, इसको डी मानते हैं, तो ट्रायंगल ए सी बी मिल जाएगा, और यहां पर आपको ट्रायंगल ए डी बी मिल जाएगा। ये दो ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे। उससे पहले ये समझो कि लाइट देखिए दोनों साथ में आ रही थी, ये वाली लाइट यहां पे स्ट्राइक कर जाएगी, लेकिन अभी ये देखो स्ट्राइक करने के बाद ये जो लाइट है वो इस मीडियम में एंटर हो जाएगा, मीडियम 2 में, लेकिन ये वाला लाइट अभी भी मीडियम 1 में है, ये लाइट अभी भी मीडियम 1 में है। ओके, तो मीडियम 1 में मान लो टी टाइम में ये लाइट यहां से यहां पहुंचेगा, टी टाइम में ये लाइट यहां से यहां पहुंचेगा, तो उसी टी टाइम में ये वाला लाइट यहां से यहां पहुंच जाएगा। कितना टाइम लगता है लाइट को सी से बी तक पहुंचने में? टी। तो लाइट को ए से डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम लग जाएगा। तो इसमें स्पीड है v1, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? v1, और टाइम मान लिया t, तो c से b तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? v1t। ओके, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है? v2, और टाइम कितना लग रहा है बताइए? t। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? v2t के इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको कहाँ लिखा जाए बताएं? चलो अच्छा लगे यहां लिख देता हूं मैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v2t के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस v1t और ये वाला डिस्टेंस v2t। बस ये डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब आप इसमें ये लिखो कि आपका AV क्या है। तो AV आपको पता है सरफेस, और AC क्या है? तो AC शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। आप कंप्लीट कर लेना, इसको पूरा लिखना इंसिडेंट वेव फ्रंट। और BD क्या है हमारे पास? तो BD है आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हो गया। इसमें V1 क्या है? V1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और V2 क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 2 में स्पीड है। चलिए सब कुछ कर दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सरफेस, V1 V2। ओके, अच्छा I और RB है, तो I आप लिखें और RB लिखें। तो I बताओ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कंप्लीट करने के बाद अब जैसा कि आपको प्रूफ करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लॉ क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ। तो हमें प्रूफ क्या करना होता है? मान लो ये कोई लाइट है जिसने अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं किया है और लाइट बेंड हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल। तो हमें पता होता है कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होता है आपका स्नेल्स लॉ। हमें यही प्रूफ करना है। तो कोई बात नहीं, आपको जो प्रूफ करना है वो उठा लो। मुझे प्रूफ करना है साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए। तो फाइंड करके देख लेते हैं, अगर फाइंड करने में कांस्टेंट आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, साइन क्या होता है? क्लास 10 सबने पढ़ी होगी। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन I, तो I देखो ये रहा, इस राइट ट्रायंगल में यह एंगल 90 बनेगा। इस राइट ट्रायंगल में I एंगल की जो अपोजिट साइड है वो होता है परपेंडिकुलर, और 90 की अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो I के अपोजिट में कौन है? BC। तो मैं इसको लिख सकता हूं VC अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB, तो BC अपॉन AB। ओके, अब साइन R लिखते हैं। साइन R के लिए ये वाला ट्रायंगल देखो, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? R के सामने वाला यानी कि AD, यहां पे लिखेंगे AD और अपॉन में AB। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो 90 के सॉरी आई के सामने ये BC परपेंडिकुलर था तो BC अपॉन AB हो गया, और R के सामने कौन है AD, तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AD अपॉन AB। तो क्या AB से AB कट जाएगा, तो देखो क्या बचेगा आपके पास BC अपॉन AD। अच्छा ये BC क्या है, तो VC की अगर बात करें VC आपका था V1T के इक्वल, तो BC को लिख सकते हैं V1T और AD को लिख सकते हैं, बताओ क्या AD कितना आया था V2T के इक्वल आया था, इसको लिख सकते हैं V2T। तो क्या T से T कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ये क्या है V1 अपॉन V2, कहीं देखा है आपने, जाना पहचाना लग रहा है। V1 अपॉन V2 बच्चे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, किस मीडियम का, मीडियम 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो V1 अपॉन V2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख देता हूं मैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और आपको ये तो पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और आपको यही तो प्रूव करना था कि sin I अपॉन sin R कांस्टेंट होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। बस हो गया प्रूव, ये हमें प्रूव करना था कि sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकंड आपको ये प्रूव करना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने जो लिखा था वही आपको लिखना है सेम टू सेम, बट हमें करना क्या है, उसमें रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे रिफ्रैक्टेड रे कर देना है। बात वही है पुरानी वाली कि आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस तीनों बोर्ड के परपेंडिकुलर है। फिर आपने ड्रॉ कर दिया इंसिडेंट रे जो कि इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर था, तो वापस कहां पहुंच गया, बोर्ड के अंदर। रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर था, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां पहुंचा, बोर्ड के अंदर। और जो नॉर्मल था वो सरफेस पे परपेंडिकुलर था, तो नॉर्मल भी कहां पहुंच गया, बोर्ड के अंदर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन, और प्लेन कौन सा, प्लेन ऑफ बोर्ड, और आपके लिए प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हमने क्लियर कर दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आज के इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू।